थी। मेरी बेटी को तलाक देने की क्या कीमत चाहते हैं आप? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। माजी में की गई मेरी गलतियों की सजा उसे मत दे, वो बहुत मासूम और नाजुक है। आपकी हवेली की सख्त दस्तूर बर्दाश्त नहीं कर सकती। महनाज बेगम आज फिर उस किले से सर फोड़ने का इरादा कर चुकी थी। महनाज बेगम की बात के जवाब में सरदार सागवान का जानदार कहकहा स्पीकर पर उभरा था। मेरी साहबका चची जान, बहुत अच्छे से जानती है आप मुझे। ये सच है, मुझे आपकी बेटी में 1% की भी दिलचस्पी नहीं है, मगर सरदार सागवान की जिस शय पर मुहर लग जाए वो उसे कभी अपने नाम से जुदा नहीं करता। मुझे करीम जदोई समझने की भूल मत कीजिएगा। और ये सब वकीलों के चक्कर में उलझकर आप अपनी बेटी के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है, क्योंकि आना तो एक दिन उसे मेरी दस्तरस में ही है, चाहे अपनी मर्जी से आए या जबरदस्ती। चॉइस उसी के पास रहेगी। सरदार सागवान अपनी मखसूस लहजे में बोलता। मैं नाज बेगम को खामोश करवा गया था। मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह कभी नहीं भेजूंगी जहाँ उसकी हक तलफी हो, बिना मकसद कि उसे खानदानी रस्म रिवाज की जंजीरों में जकड़ा जाए। जो कुछ भी खुद पर बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अपनी बेटी के साथ किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। ये मालूम है आप मेरी बेटी की रुखसती के बाद खानदान के बाकी मर्दों की तरह दूसरी शादी कर लेंगे। मेरी बेटी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेनाज बेगम अपनी बेटी की खातिर हर जंग लड़ने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। सरदार सागवान जतोई को अपनी मर्जी करने से आज तक कोई नहीं रोक पाया, ना ही आज तक ऐसा करने वाला कोई पैदा हुआ है। आपकी बेटी मेरी बीवी है। आप उसके नाम के साथ बेशक अनायशा आजम खान जोड़ दें, मगर वो रहेगी हमेशा अनायशा सागवान जतोई, इस कबीले की सरदारनी। मैं सिर्फ उसकी पढ़ाई तक की मोहलत दे रहा हूँ, उसके बाद वही होगा जो मैं चाहूंगा। सरदार सागवान अपना हुक्म जारी करता फोन बंद कर गया था। महनाज बेगम ने अपने बेख्तियार अपना सर पकड़ लिया था। जतोई कबीले और खान कबीले की मर्दों से टक्कर लेकर वो यहाँ क्वेटा में आन आबाद हुई थी। कोई उनकी जिद का मुकाबला नहीं कर पाया था, मगर अब वक्त बदल चुका था। आज उनके सामने सरदार सागवान जतोई खड़ा था, जिसके आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया था। जैसे फैसला करना ही नहीं, उसे मनवाना भी अच्छे से आता था। अपनी पूरी जिंदगी की स्ट्रगल के बाद भी वो अपनी बेटी को इस दलदल से बचाने में नाकाम हो रही थी। जिस जगह उनका दम घुटता था, वहां भला उनकी नाजुक अंदाम बेटी कैसे रह सकती थी? अनायशा को सरदार सागवान जतोई से बचाने का सोच सोच कर उनका दिमाग माऊफ हो चुका था, मगर कोई सारा कोई सिरा हाथ नहीं आ पाया था। जतोली हवेली में नई नवेली दुल्हन के मुंह दिखाई की रस्म जारी थी। रिवाज के मुताबिक आज घर की तमाम खवातीन भरूची लिबास में मलबूस पूरी तरह रवायती हार सिंगार किए हुए थी। फुल खामदार पहाड़ी फ्रॉक, जिनके अगले हिस्से पर रेशम के मुख्तलिफ धागों और शीशों का काम किया गया था, अपनी रिवायती चांदी के जेवर और माथा पट्टी के साथ सरों पर दुपट्टा तरीके से ओढ़े सब खवातीन अपने बहुत हसीन लग रही थी। हवेली की बहू बेटियां और बाकी तमाम रिश्तेदार खवातीन फंक्शन पूरी तरह एंजॉय करने में मसरूफ थी, जब बाहर से मुलाजमा ने आकर सरदार सागवान और हवेली के बाकी मर्द हजरात की आमद की इतला दी थी। रस्म के मुताबिक उन्होंने दुल्हन के सर पर हाथ रखकर शफकत से नवाजने के बाद शॉल और नेक देना था। हवेली के अलावा बाकी खवातीन मर्दों को अंदर आता देखकर अपने दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढक गई थी, जबकि ज्यादातर की नजरें जमान जतोई के साथ सबसे आगे अंदर चलकर आते सरदार जागवान जतोई पर टिकी हुई थी। सरदार जागवान की वजाहत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। खानदान की तकरीबन हर लड़की की अव्वलीन ख्वाहिश सरदार जागवान की सौजा बनकर उसकी रियासत के साथ साथ उसके दिल पर राज करना भी था। लेकिन जागवान जतोई ने आज तक किसी भी लड़की की जानिब नजर उठाकर नहीं देखा था। कोई उसे उसका गुरूर कहते थे तो कोई उसे उसकी शराफत। लेकिन सफीना जतोई अपने पोते की 3 शादियां तो हर सूरत करवाना चाहती थी। उनकी इस ख्वाहिश से हवेली की तमाम खवातीन वाकिफ थी। सफीना जतोई की दाएं जानिब बेटी होला वालेहाना नजरों से सरदार जाकवान जतोई की तक की जा रही थी, मगर जाकवान जतोई की निगाहें किसी
की जानिब भी नहीं उठी थी। वो रस्म पूरी करता अपनी मखसूस मखरूराना एटीट्यूड के साथ वहां से निकल गया था। उसके दरवाजे से ओझल होने तक न जाने कितनी निगाहों ने उसका पीछा किया था। यार कितनी मुश्किल लाइफ होती है ना तुम लोगों की। मुझे तो ये सब सोचकर ही उफ़त हो रही है। अनायशा जरजान की बातों पर चढ़ जुड़जुड़ी लेती बोली, जबकि उसकी अंदाज पर जरजान मुस्कुरा दी। जब तुम्हें हम बलोचों से इतनी ही नफरत है तो तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की? जरजा ने मसनूई खफगी दिखाते उससे पूछा। नफरत की बात नहीं है यार, बस जहां तक मुझे पता है वहां के मर्द अजीब सी अनापरस्त और औरतों पर दोस्त जमाने वाले होते हैं। बड़ी बड़ी हवेलियों में औरतों को कैद करके रखा जाता है। उनके साथ उनके लिए औरतों की अहमियत बांदियों से ज्यादा नहीं होती और अपनी बीवियों पर सौकने लाकर बिठाना तो उनकी फितरत होती है। अनायशा ने अपनी सारी भड़ास सरजान के सामने निकाली थी। ओह अनायशा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कह रही हो। यकीन मानो जितनी इज्जत बलोच अपनी औरतों को देते हैं शायद ही उतनी इज्जत किसी और इलाके के मर्द देते हैं। औरत की एक बार चलकर आने पर बड़ी बड़ी दुश्मनियां खत्म की जाती है। बाकी छोड़ो, मैं तुम्हें हमारे इलाके के सरदार का किस्सा सुनाती हूँ, जिनके सगे भाई का कत्ल किया गया और उसका बदला लेने की ताकत भी रखते थे और इरादा भी। मगर दुश्मनों के घर से औरतें को चलकर आने पर वो खून माफ करने की दरख्वास्त पर ना सिर्फ दुश्मनी वही खत्म कर दी सरदार साई ने, बल्कि उन औरतों को अपनी हवेली से सरों पर चादर उड़ाकर रुखसत किया। तुम बोलो, ऐसा बड़ा दिल यहाँ के मर्दों में पाया जाता है? और रही बात कैद करके रखने की, तो उन्हें कैद नहीं किया जाता, उसे तहफ्फुज़ देना कहते हैं। और हाँ, तुम्हें वहाँ मर्दों की 3-3 और 4-4 शादियों से भी बहुत मसला है ना, तो मैं बताती हूँ। मर्द 2-2 और 3-3 शादियां अपनी बीवियों को हक मार कर अपनी खुशी के लिए नहीं करते, बल्कि औरतों को उनके हिस्से की खुशियां देने के लिए करते हैं। जरजान जब बोलने पर आई तो वो बोलती चली गई थी। उसकी आखिरी बात पर अनायशा की सवालिया नजरों से उसे देखा। ज्यादा शादियों का रिवाज सिर्फ उन खानदानों में है जहाँ मर्दों की निस्बत औरतें ज्यादा हैं। हमारे यहाँ खानदान से बाहर बेटी देने का रिवाज नहीं है। इसीलिए बेजोड़ रिश्तों से बचने के लिए एक ही लड़के से उसके जोड़ की लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। तो फिर चाहे 2 बीवियां हो या 3, एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहती है। वहां की औरतें इस हकीकत को दिल से तस्लीम कर चुकी है। इसीलिए अब किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जरजान ने उसे तफसील से आगाह किया, मगर अनायशा उसकी इतनी लंबी तकरीर के जवाब में ऐसी अंगड़ाई लेती सीधी हुई जैसे गहरी नींद से बेदार हुई हो। तुम इस जगह का हिस्सा हो, उन्हें कभी गलत नहीं कहोगी, मगर मेरी मामा ने मुझे वहां के लोगों की सारी असलियत पहले ही बता रखी है। मैं तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा हस्बैंड दूसरी शादी करे। इतना बड़ा दिल मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। और प्लीज अब इस टॉपिक को छोड़ दो, मैं बोर हो गई हूँ। चलो कुछ खा कर आते हैं। अनायशा तवील होती गुफ्तगू से उकताते उठ बैठ गई थी। जदोई हवेली बलूचिस्तान के शहर बोलान के इलाके में वाक़ थी। वासी अर्ज रकबे पर फैली ये मौजूदा दौर की सबसे शानदार इमारत मानी जाती थी। इस हवेली के अंदर मकीम लोगों का रहन सहन भी शहनशाहों से कम नहीं था। जदोई हवेली के हिस्से में ही हमेशा सदारती कुर्सी रखी थी। बहुत से कबीलों को बहुत कोशिशों के बाद भी कोई छीन नहीं पाया था। सरदार जहांगीर जदोई ने अपने कबीले की रवायत को कायम रखते 2 शादियां की थी। एक अपने शहजाद सफीना जदोई से और दूसरी शमीम जदोई से। मगर सरदारनी का ओहदा सिर्फ पहली बीवी को ही मिलता था। इसीलिए सरदारनी सफीना जदोई की ही हवेली के अंदर हुक्मरानी चलती थी। सफीना जदोई से जहांगीर जदोई की 4 औलादें थी। सबसे बड़े हसन जदोई, जिनकी पहली शादी खालाजाद यास्मीन बेगम से हुई। उनके 2 बेटे थे, सर बड़ा जाकुआन जदोई और हमजा जदोई, जिसका एक झगड़े में कत्ल हो चुका था। हसन जदोई की दूसरी शादी फरीहा जदोई से हुई थी, जिससे उनकी कोई औलाद नहीं थी। दूसरे नंबर पर यूसुफ जदोई थे, जिनकी पहली शादी गुलनाज जदोई से हुई थी। उनका एक बेटा असजद और 2 बेटियां पलविशा और गजाला थी।
और दूसरी शादी सबूरा बेगम से हुई थी जिनकी एक बेटी अनम थी। तीसरे और चौथे नंबर पर शबाना जतोई और सायरा जतोई थी जिनकी शादियां खानदान में ही की गई थी, जबकि सरदार जहांगीर जतोई की शमीम जतोई से दो औलाद थी, बेटा कमाल जतोई और बेटी हलीमा जतोई। उनके यहाँ खानदान से बाहर शादी करने का रवाज नहीं था, मगर कमाल जतोई ने अपनी माँ की शय पर सब खानदान वालों से बगावत करके अपने मुखालिफ खान कबीले की बेटी महनाज आजम खान को ब्याह कर हवेली लाया था। महनाज नाजों में पली काफी बूढ़ी लड़की थी, जिससे हवेली में रह पाना काफी मुश्किल साबित हो रहा था। शादी के 2 साल बाद उन्होंने एक खूबसूरत सी लड़की को जन्म दिया था, जिसका नाम शमीम जतोई ने बहुत प्यार से अनायशा कमाल जतोई रखा था। कुछ अरसे बाद जहांगीर जतोई की ख्वाहिश पर उनके बड़े पोते ज़कुवान जतोई और अनायशा जतोई का निकाह कर दिया गया था। महनाज बेगम ने इस पर बहुत एतराज उठाया था, मगर उनकी इस मामले में नहीं सुनी गई थी। महनाज बेगम हर रोज कमाल जतोई से हवेली छोड़कर शहर शिफ्ट होने का बात करती, मगर कमाल जतोई अपनी अपनों से मजीद बगावत करने के हक में नहीं थे। उन्हें पहले ही इस बगावत की माफी नहीं मिल पाई थी अपने बाप से, जब उन्हें दोनों जब उन्हीं दिनों कमाल जतोई की दूसरी शादी का फैसला किया गया था, जिसे सुनते ही महनाज बेगम ने एक हंगामा खड़ा कर दिया था। वो अपने शौहर को इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी, मगर यहाँ पर भी उनकी नहीं सुनी गई थी और कमाल जतोई की दूसरी शादी उनकी फूफोजाद से की गई थी, जिसके बाद महनाज बेगम ने वहां से फरार होने का फैसला कर लिया और अपने भाइयों से मदद मांगते। एक दिन रात के अंधेरे में वो अपनी बेटी को लेकर हवेली से फरार हो गई थी। कमाल जतोई ने उन्हें वापस लाने और अपनी बेटी हासिल करने की पूरी कोशिश की थी, मगर महनाज ने कोर्ट से रुजू करते ना सिर्फ उनसे तलाक ले ली थी, बल्कि अपनी बेटी की कस्टडी भी हासिल कर ली थी। लेकिन वो अपनी बेटी के नाम के साथ जुड़ा ज़कुवान जतोई का नाम नहीं हटा पाई थी। वो अब शहर में मुकीम थी और एक कामयाब बिजनेस वूमेन थी, मगर ज़कुवान जतोई के नाम का खतरा उन्हें हमेशा अपने सर पर मुंडलाता महसूस होता था। इन सब चीजों के बावजूद ये पूरा खानदान बड़ी हवेली के अंदर एक साथ हंसी खुशी रह रहा था। 8 साल पहले अचानक जहांगीर जतोई और हसन जतोई एक हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। पूरी हवेली जहां इस वाकये से सदमे की लिपट में आ गई थी, वहीं पूरे कबीले में एक ही सवाल खड़ा हुआ था कि अब सरदार कौन बनेगा। असल के मुताबिक जहांगीर जतोई के बड़े बेटे हसन जतोई या आगे से उनके बड़े बेटे ज़कुवान जतोई हकदार थे, मगर हवेली में जहांगीर जतोई के बाकी बेटों की जानिब से एतराज उठाए जाने पर जहांगीर जतोई की वसीयत निकलवाई गई, मगर वहां भी ज़कुवान जतोई का ही नाम खुदा देखकर कोई एतराज नहीं कर पाया था और 20 साल की उम्र में ज़कुवान जतोई सदारती कुर्सी सौंप दी गई थी। हमेशा से एक सरदार हमेशा से एक सरदार को हवेली के अंदर बाहर से बहुत सी पोशीदा साजिशों के सामना करना पड़ता था। सरदार ज़कुवान जतोई भी करता आ रहा था। जहांगीर जतोई की दूसरी बेटी शमीम जतोई को हमेशा अपने बेटे के साथ हुई नाइंसाफी खटकती आई थी। वो चाहते थे कि हसन जतोई की वफात के बाद उनका बेटा कमाल जतोई इस सदारती कुर्सी संभाले, मगर उनके अरमानों पर पानी फिर जाने की वजह से वो अंदर अपने सौतन सफीना जतोई और उनके सरदार पोते ज़कुवान जतोई के खिलाफ हो चुकी थी, मगर कभी भी किसी के सामने आकर सरदार ज़कुवान जतोई से मुखालिफत करने की जुर्रत नहीं कर रही थी। उफ, मेरे खुदा कितनी ठंड है यहाँ पर, मैं तो मर ही जाऊंगी। अनायशा गाड़ी से उतरकर इर्द गिर्द बिछी बर्फ को देखकर कांपते हुए बोली। वो लोग यूनिवर्सिटी ट्रिप में मरी आए हुए थे, जहाँ मौसम सरमा की वजह से बर्फबारी उरूज पर थी। इतनी सारी पैकिंग किए होने के बावजूद अनायशा की ठंड कम नहीं हो पा रही थी। ब्लैक लॉन्ग कोट और ब्लैक गरम केप, जिसमें से निकला एक दिलफरीब चेहरे के गिर्द बिखरी हमेशा की तरह उसकी दिलकशी में मजीद इजाफा कर रही थी। कपकपाती नाजुक होंठ और रेड नोज की वजह से वो मजीद क्यूट लग रही थी।
जरजान को वो हमेशा एक बारबी डॉल ही लगी थी। वाओ, यहाँ कितनी खूबसूरत जगह है, मैं वहाँ पिक्चर्स लेकर अभी आई। अनायशा जरजान के रोकने के बावजूद एक तरफ ही ऊंची पहाड़ी और उस पर बर्फ से ढकी झोपड़ी को देखती उसकी जानिब बढ़ गई। सेल्फी लेते उसे खुद पर किसी की नजरों की तपश महसूस हुई। अनायशा ने बेसाख्ता आसपास देखा, मगर वहां किसी को ना पाकर वो एक दो तस्वीरें लेती वापस पलटी, जब बेध्यानी में पैर फिसल जाने की वजह से वो खाई में जा गिरती। जब उसी लम्हे किसी ने उसे कलाई से थामकर अपनी जानिब खींचते अपने मजबूत हिसार में लिया था, खौफ की मारी बरामद होने वाली चीख मुकाबिल के चौड़े सीने में ही दब गई थी। अनायशा कितने ही लम्हे कुछ समझ नहीं पाई थी कि उसके साथ हुआ क्या है। जब किसी की आनी मजबूत गिरफ्त अपने गिर्द महसूस करती अनायशा को एकदम होश आया था। वो जल्दी से मुकाबिल का हिसार तोड़ती दूर हटी थी। सामने खड़े सरदार ज़ाकुआन जतोई को देख अनायशा का दिल जोर से धड़क उठा था, जिसका रीजन वो खुद भी नहीं जानती थी। ज़ाकुआन ने एक नागवार भरी नजर उसके सर था पैर तक अनायशा के हुलिये पर डाली। कॉन्फिडेंस क्वीन अनायशा उसके अंदाज से घबरा सी गई थी। उसने वहां से हटना चाहा, पर ज़ाकुआन ने बिना कुछ बोले उसकी कलाई दबोच कर अपने को मुकाबिल करते अपने कंधे पर डाली स्याह शाल उतार कर अनायशा के गिर्द उड़ा दी थी, जिससे अनायशा का पूरा वजूद उसके हिसार में आ चुका था। उसे तनबीही निगाहों से घूरता ज़ाकुआन वहां से पलट गया था। कितने ही लम्हे वहां खड़ी उसकी चौड़ी पुश्त को घूरती रही, जब तक कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर नजरों से ओझल नहीं हो गया था। अनायशा ने उस शख्स को जिंदगी में पहली बार देखा था, मगर वो जितनी देर उसके करीब खड़ा रहा, अनायशा का दिल उसके काबू में नहीं रहा था। वो इस ताल्लुक को समझ ही नहीं पाई थी। कौन था ये शख्स? बिना कुछ बोले चंद लम्हों में वो कैसे उस पर अपने कंट्रोल में कर गया। उसने अनायशा को ना सिर्फ जान बचाई थी, बल्कि उसके ठंड से कांपते वजूद को अपनी हरारत भरी शाल का सुकून बख्शा था। अनायशा खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हुआ क्या है। कुछ लम्हों के लिए ही सही, मगर ये अजनबी शख्स उसे हिप्नोटाइज कर गया था। जरजान अपने और अनायशा के लिए कॉफी ले पलटी थी, जब दाएं जानिब से अपने नाम की सदा पर उसके कदम थम से गए थे। ये आवाज वो हजारों में पहचान सकती थी, मगर इस वक्त वो इस इंसान से बात करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। वो अपने दिल तक उतरती इस आवाज को सुनी अनसुनी करती आगे बढ़ गई थी। जरजान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। दिलशेर को उसका यूं इग्नोर करके गुजर जाना गुस्सा दिला गया था। वो जरजान के सामने आते उसका रास्ता रोक गया था, मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरे रास्ते से हट जाए। जरजान उसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी। मैं नहीं हटूंगा जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेती। मैं यहाँ से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दिलशेर सीने पर हाथ बांधे उसकी नकाब में छुपे चेहरे को घूरते हुए बोला, आपके साथ मसला क्या है? अगर रामीन ने ये सब देख लिया तो नया तूफान बड़ा हो जाएगा। प्लीज बख्श दे मुझे अब। जरजान उसकी जानिब मुल्तजी निगाहों से देखकर बोली, जिसके जवाब में दिलशेर ने उसके हाथ से कॉफी के दोनों मग खींचकर दूर उसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में लेती उसे साथ खींचता ढाबे की जानिब पिछली जानिब बढ़ गया था। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। जरजान उसकी जुर्रत देकर रह गई थी। मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्यों मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है? वजह जान सकता हूँ मैं? अचानक दिल क्यों बदल गया तुम्हारा मेरी तरफ से? दिलशेर उस दीवार के साथ बैठते गुस्से से बोला था, जबकि उसका आखिरी जुमला जरजान ने तड़प कर उसे देखा। मेरा दिल बदल गया है? वह अच्छा तरीका है अपनी गलती किसी और के सर डालने का। मुझे छोड़कर शादी आपने किसी और से की है, और आप मुझे कह रहे हैं मेरा दिल बदल गया है। आपने की है बेवफाई मुझसे। मैंने नहीं, किसी और को अपने दिल और जिंदगी में जगह देकर मेरे पास क्या लेने आई है?
मैं अब आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। जरजान उसका गहरा वार हजम नहीं कर पाई थी, इसीलिए गुस्से और दुख के आलम में जो मुंह में आया बोलती चली गई थी, मगर दिल शेर की एकदम अपने करीब खींच लेने पर उसकी जुबान को ब्रेक लग गई थी। तुमसे बड़ी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। किसी के कुछ भी अफवाह आने पर तुम मुझसे अपने दिल का रिश्ता तोड़ दोगी। क्या सिर्फ इतनी ही मोहब्बत है तुम्हें मुझसे? क्या एक जरा सी गलत फहमी पर सब कुछ खत्म कर दिया तुमने? मेरी किसी से कोई शादी नहीं हुई है। मैं नहीं जानता किसने ये गलत खबर पहुंचाई है तुम तक। एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे। तुमने जो इस एक झूठी खबर की जवाब में मेरी अपनी मोहब्बत की असलियत दिखाई है मुझे, उसने सीधा मेरे दिल पर वार किया है, जो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। दिल शेरों से एक झटके से छोड़ता वहां से निकल गया था, जबकि उसके गुस्से और इतने सख्त अल्फाज के बावजूद उसका एक इकरार जरजान के तन मन में फूल खिला गया था। दिलशेर ने किसी से भी शादी नहीं की थी। जरजान के लब खुलकर मुस्कुरा उठे थे। दिलशेर और वो एक ही गांव में रहने वाले थे, मगर इस दुनिया का ताल्लुक मुखालिफ लेकिन उन दोनों का ताल्लुक मुखालिफ कबीलों से था। एक शादी की तकरीब में उन्होंने एक दूसरे को देखा था और वहीं अपना दिल हार बैठे थे। दिलशेर सरदार जाकुआन जतोई का खास आदमी था, जबकि जरजान का ताल्लुक उन मुखालिफ कबीले की एक खानदान से था। पिछले कुछ अरसे से उनका फोन पर एक दूसरे से राब्ता था। उनकी मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ रही थी, इस बात से अनजान कि आने वाले वक्त उनकी मोहब्बत का कैसा अंजाम होने वाला है।